Okay, last time we were discussing variation of atomic radii along a period while moving from left to right in S and P block elements. इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि 151 पिकोमीटर होता है इसका साइज, पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए साइज डिक्रीज करता है। ये सब स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, बस यहाँ पे डिस्कस करना था कि पीरियड में साइज डिक्रीज करना चाहिए। फ्लोरीन स्मॉलेस्ट एटम है पूरे पीरियोड के अंदर, और इधर जो है सीजियम लार्जेस्ट एटम होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सीजियम लार्जेस्ट एटम है, और नियॉन जो है इसका साइज क्यों बढ़ गया अपने इस पीरियड में, सबसे छोटा होना चाहिए था, साइज का बढ़ क्यों गया? क्योंकि इसके सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियाई नोन है। ये मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर अभी नोट कर लेंगे एक बार। इसके सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियाई नोन है, वैन डर वाल्स, ये रेडियाई सबसे बड़े होते हैं, वैन डर वाल्स रेडियाई होते हैं इसके, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता नहीं है। सिंस देयर इज नो कंपाउंड फॉर्मेशन सो ओनली देयर वैन डर वाल्स रेडियाई आर नोन। इसलिए नोबल गैसेस का साइज, मतलब इसमें क्या है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक एटम ये एक एटम ये, तो ये रेडियाई आ जाएगा, इसका हाफ, ये भी डिस्कस करना है हमें। और इसमें क्या है कि इसने दो एटम कंबाइन तो करेंगे नहीं, मैं जैसे यहाँ पे कोई भी एटम ले लें, जैसे ले लिया हमने सपोज F2, एक F ये रहा एक F ये रहा, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये कोवेलेंट रेडियाई होता है। लेकिन नियॉन के केस में एक ही एटम है और एक एटम यहाँ पे है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, इसका हाफ, ये तो बहुत बड़ा होगा, इसे बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई। तो इनके सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियाई होते हैं बिकॉज ऑफ देयर नो कंपाउंड फॉर्मेशन। इसलिए अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में साइज बड़ा होता है, जबकि होना चाहिए सबसे छोटा। तो बिकॉज ऑफ देयर नो कंपाउंड फॉर्मेशन only their van der Waals radii are known, so neon has largest radii in its सेकंड पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा रेडियाई होगा इसका। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडियाई, एक बार देख लेंगे टाइप्स ऑफ रेडियाई कौन कौन से हैं। क्लियर, टाइप्स ऑफ रेडियाई ये लेक्चर 3 मान के चलेंगे। टाइप्स ऑफ रेडियाई स्टडी कर रहे हैं। पहला है कोवेलेंट रेडियाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट रेडियाई। सबने पढ़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, H2, H का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H का एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर लेगा ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, बन गया ये HH। तो इसका अब ये है कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस शेयरिंग से बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये एक्चुअली बनता कैसे है, H2 की बात कर रहे हैं ना, H2, H क्या है 1s1, दूसरा H भी क्या है 1s1। जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, जैसे ये 1s1, ये एक ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा जब s ऑर्बिटल पास आएगा दूसरे H एटम का, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी पास आएगा कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ये एक H एटम ये दूसरा H एटम, दोनों पास आएंगे कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, तो इस तरीके से पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, ये पार्शियल ओवरलैपिंग होगी और ये बन जाएगा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बन गया इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका आधा जो होगा दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियाई। समझ आएगा कि नहीं, ये कोवेलेंट रेडियाई है, ये क्या है कोवेलेंट रेडियाई, दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियाई। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इसका हाफ, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस है इसका हाफ, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। समझ आए कि नहीं, तो डेफिनेशन बता दी और कंसेप्ट सिखा दिया। एक H का 1s1 दूसरे H का 1s1, दोनों में पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, जैसे ये दिखाई है ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग होगी और ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, ये बन गया पूरा कोवेलेंट बॉन्ड, इसका आधा ये कोवेलेंट रेडियाई। तो इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग हो गई है, पार्शियल क्या हो गई ओवरलैपिंग, तो बॉन्ड थोड़ा इनके लेंथ से छोटा आता है। समझ आएगा कि नहीं, तो कोवेलेंट रेडियाई इस तरह से बनेगा, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 1/2 of the distance between nuclei of two bonded या covalently bonded atoms, covalently bonded atoms। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियाई, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो अगर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इसी चीज को, तो इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस को कह सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस,
इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस इसका हाफ, दिस इज कोवेलेंट रेडियाई। ये क्या है? कोवेलेंट रेडियाई, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियाई। और अगर ये लेंथ, अगर मैं मान लो ये होमो डायटोमिक एटम्स है, होमो डायटोमिक मीन्स होमो डाइएटोमिक एटम्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, सपोज होमो डाइटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे F2 Cl2 H2 O2 N2 Br2, इस टाइप से। तो इसमें जो, जैसे अगर ए है ना, ए तो डी ए से ए का डिस्टेंस एच था, मैं उसको ए मान रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी भी क्या है? आर ए, तो आर ए क्या आएगा यहाँ से, है ना, आर ए प्लस आर ए, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर ए विल बी इक्वल टू इन दिस केस बॉन्ड लेंथ का हाफ, डी ए बाई टू, डी ए बाई टू, ये याद रखना है इसको। क्लियर होगी बात कि नहीं? अगर मैं इसमें सपोज एच बॉन्ड लेंथ दे दूंगा यहाँ पे, एच बॉन्ड लेंथ, एच बॉन्ड लेंथ इज से 200 पिको, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एच बॉन्ड लेंथ सपोज 200 पिकोमीटर है, तो कोवेलेंट रेडियाई कितना होगा? एच बॉन्ड लेंथ 200 पिकोमीटर, तो है क्या होगा? 100 पिकोमीटर आ जाएगा ना हाफ। आर ए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ गया? 100 पिकोमीटर, समझ आएगा कि नहीं? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 100 पिकोमीटर, हालांकि छोटा होगा इससे। नेक्स्ट है, तो ये कोवेलेंट रेडियाई, दिस वाज कोवेलेंट रेडियाई। इसमें मैंने भी लिया होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल। अब अगर हेट्रोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक, हेट्रोडाइटॉमिक है, हेट्रोडाइटॉमिक, हेट्रो है दो डिफरेंट एटम्स है, डाइएटॉमिक, हेट्रोडाइटॉमिक है, या कोई भी एग्जांपल जैसे HCl HBr, इस तरीके से दोनों डिफरेंट एटम्स है। तो इस केस में DAB, एक एटम ए है दूसरा बी, यानी एक एटम ए है और दूसरा बी, अब एक ए है और एक बी, तो इसमें DAB जो होगा वो RA प्लस RB तो होगा ही, ये तो होगा ही, उसमें ये था ना RA प्लस RB था, RB उधर RA था, माइनस 0.09 XA माइनस XB, है ना, माइनस 0.09 XA माइनस XB। XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, ये याद रखना है। और जनरल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, दोनों एटम का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है ये माइनस 0.09 XA माइनस XB, तो जिसको हम रफली क्या मानते हैं? RA प्लस RB, ये दिया नहीं होता जनरली तो RA प्लस RB लेके चलेंगे, DAB विल बी इक्वल टू RA प्लस RB, समझिए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि किस तरह से निकालना है। और ये शो मेकर स्टीवेंसन इक्वेशन है, अगर इक्वेशन चाहे ना, इक्वेशन कौन सी होगी? शो मेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, नोट करेंगे एक बार, SCHO, शो मेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, याद रखते हैं, याद करेंगे ना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, क्लियर? शो मेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके अंदर है, तो इसको एक एग्जांपल में चाहें तो एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका। सपोज मेरे को दे रखा है किसी मॉलिक्यूल के अंदर से पीएच बॉन्ड लेंथ दे रखी है, पीएच बॉन्ड लेंथ है सपोज x पिकोमीटर, पीएच बॉन्ड लेंथ है, और एचएच बॉन्ड लेंथ रखी है से y पिकोमीटर। तो बोला इसके अंदर व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, ये आगे देखेंगे एक बार। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये देखा पीएच बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होगा? RP, रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, यही मतलब इसका, यही होगा। और HH, ये तो होमोडाइटोमिक है, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम निकालना, सॉरी ये हाइड्रोजन तो निकल ही गया डायरेक्ट, हाइड्रोजन दोनों निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस यहीं से निकल जाएगा, कैसे आएगा? y/2, HH है ना, ट्वाइस ऑफ RH इज इक्वल टू y, ये तो क्लियर है बिल्कुल, ट्वाइस ऑफ RH इज इक्वल टू y पिकोमीटर, तो RH कितना आ गया? y/2
वाई बाई टू आ गया, तो आर एक्स की क्या पुट कर देंगे, वाई बाय टू प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू एक्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। तो फॉस्फोरस एटम का रेडियस कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई टू। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं। पीएच बॉन्ड लेंथ दे रखी है, यानी रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का सम दे रखा है एक्स। एच एच बॉन्ड ले रखी है, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एच एटम दे रखा है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एच एटम दे रखा है वाई। तो इससे निकल जाएगा हमारा एच का और पी का रेडियस निकल जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? तो ये कोवेलेंट रेडियाई का कंसेप्ट दे दिया। नेक्स्ट रेडियाई ले रहे हैं, और कोवेलेंट रेडियाई में पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। ध्यान रखना, बॉन्ड बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अब आया अगर वैंडरवॉल्स रेडियाई। वैंडरवॉल्स रेडियाई बहुत जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। वैंडरवॉल्स रेडियाई, वैंडरवॉल्स रेडियाई। तो ये क्या है, जैसे एक मॉलिक्यूल बन गया H2 का, सपोज एक मॉलिक्यूल ये बन गया H2 का, ये H2 का एक मॉलिक्यूल, दिस इज वन H2 मॉलिक्यूल और एनी अदर मॉलिक्यूल, और ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दो क्या है, नेबरिंग मॉलिक्यूल जो क्लोज हो सकते हैं। इन दोनों के जो एडजेसेंट एटम्स हैं, इन दोनों के जो एडजेसेंट एटम्स है, ये एटम और ये एटम, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसका हाफ होगा। दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स रेडियाई। समझिए, दो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक H2 ये और इसके एडजेसेंट ये वाला। इन दोनों के जो एडजेसेंट एटम्स होंगे, उसके न्यूक्लियस के सेंटर से उसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसका जो हाफ डिस्टेंस है, उसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, वैन डर वाल्स रेडियाई। तो वैन डर वाल्स रेडियाई क्या है, इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वैन डर वाल्स रेडियाई इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिफरेंस है ना, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the nuclei of two adjacent atoms of the neighboring molecules, neighboring molecules है ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इट इज वन ऑफ द, जो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एडजेसेंट एटम्स जो हैं, इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस उसका आधा, वो क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियाई। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, क्वेश्चन आता है कि वैन डर वाल्स रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई। ये कोवेलेंट रेडियाई है, ये कौन सा रेडियाई है यहाँ पे, इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, इसका हाफ, दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियाई। और इसके सेंटर से सेंटर, ये भी क्या है, कोवेलेंट रेडियाई, ये भी क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉन्डेड नहीं है, इसका एडजेसेंट एटम, इसका एडजेसेंट एटम, दोनों के जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है उसका आधा, वैन डर वाल्स रेडियाई। कौन सा रेडियाई बड़ा होगा, नेचुरल सी बात है, दिख ही रहा है वैन डर वाल्स रेडियाई, क्योंकि इनमें कोई फोर्स ही नहीं है, इसमें तो पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। तो कोवेलेंट रेडियाई हमेशा छोटा होगा, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक है, मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ना, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब 300 किलो जूल पर मोल है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी है। तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेज है ना, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी 20 किलो जूल, 20 किलो जूल, 25 किलो जूल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब इतना वीक बॉन्ड है वैन डर वाल्स फोर्सेज, ये इतने वीक फोर्सेज हैं। लेकिन लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा फोर्सेज कम। वैन डर वाल्स फोर्सेज की लेंथ ज़्यादा, फोर्सेज कम। कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ कम, फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग। तो वाई, क्वेश्चन आया, वाई कोवेलेंट रेडियाई इज शॉर्टर देन वैन डर वाल्स रेडियाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। कोवेलेंट रेडियाई शॉर्टर देन वैन डर वाल्स रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई is shorter than van der Waals radii। तो क्या रीजन आएगा इसका, कोवेलेंट रेडियाई शॉर्टर देन वैन डर वाल्स रेडियाई, क्या रीजन आएगा, क्या आंसर देंगे इसका, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स कॉमन। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड becomes common, partial overlapping takes place, इसको बोलते हैं partial overlap, becomes common। तो ये दिखाया था ना ये वाली चीज, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ये कॉमन हो गया, कॉमन आ गया ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला। तो ये कोवेलेंट, ये कॉमन हो गया, इसे बोलते हैं पार्शियल, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ओवरलैप, इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल ओवरलैप। सो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल ओवरलैप, क्लियर, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल ओवरलैप क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल ओवरलैप
क्या कहते हैं, बॉन्ड जो छोटा हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये लाइन याद रखनी है। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स कॉमन, दैट इज पार्शियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट शॉर्टर देन वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन आता है, कोवेलेंट रेडियाई इज शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर, कोवेलेंट बॉन्ड रेडियाई इज शॉर्टर एंड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, समझेगा कि नहीं? तो उसका सेम आंसर यही है, क्योंकि बॉन्ड छोटा होता है, ये छोटा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, छोटा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, समझिएगा कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब यहाँ पे दूसरी बात, वैन डर वाल्स रेडियाई जो है जैसे बढ़ेंगे कैसे, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का मॉलिक्यूल का कंपाउंड का, एटम का मॉलिक्यूल का कंपाउंड का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एज साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, चाहे कोई भी हो। मान लिया मैंने अगर CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, तो नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है सबका, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया किसका बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट का, हाइड्रोकार्बन पार्ट, सरफेस एरिया हाइड्रोकार्बन पार्ट का बढ़ रहा है, तो वैन डर फोर्सेस बढ़ेंगे, और इस वजह से जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल स्टेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। इन जनरल बता रहा हूँ मैं, सब में आंसर ये लिखना है। जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं हम, तो साइज बढ़ेगा एटम का, एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर फोर्सेस बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, ये हर जगह लिखना होता है, साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, वैन डर फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और वैन डर फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। वैन डर फोर्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एनी फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड ये भी बन सकते हैं, सॉलिड लिक्विड जो बनते हैं ना, ये भी इसके बेसिस पे हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये वाली चीज हर जगह वैलिड होगी। साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर फोर्सेस की, वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने ये लिया, CH4 C2H6 C3H8, C3H8 के फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, C3H8 के फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बस जैसे इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना? तो ये हर जगह हो, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल के फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज वैन डर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ये जैसे एग्जाम्पल है इसका F2Cl2 Br2I2, इसके बारे में सबको पता है कि F2 और Cl2 दोनों क्या हैं, गैसेज है, F2Cl2 दोनों गैसेज हैं, Br2 क्या है, लिक्विड, ब्रोमीन एंड मर्करी, दीज आर टू लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड है, और भी लिक्विड होते हैं, गैलियम भी लिक्विड है, गैलियम है लिक्विड, बट इन समर इट विल अपीयर एज लिक्विड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो समर में ये लिक्विड की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये प्योर लिक्विड नहीं आएगा, जैसे ब्रोमीन और मर्करी को हम लिक्विड मानते हैं, ब्रोमीन मर्करी को लिक्विड मानते हैं, लेकिन गैलियम ये समर में लिक्विड है, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, UUB हो गया, ये सारे लिक्विड्स हैं, ये सारे लिक्विड्स हैं, लेकिन जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी है, जिंक, कैडमियम है, ये लिक्विड्स होते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा यानी समर के टाइम पर, तब ये लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। विंटर में मे बी दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड। ब्रोमीन और मर्करी ये लिक्विड होते हैं। और गैसेस तो पता होना चाहिए, गैसेस कौन कौन सी है, नोबल गैसेस सारी, एक तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये गैसेस है। इसके अलावा फिर तीन वो FON, हाईली इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स, FON और एक Cl और एक H, ये 5 ये गैसेस, 6 गैसेस ये, 5 गैसेस ये, 11 गैसेस हैं पूरे टेबल के अंदर, 11 गैसेस, 97 सॉलिड्स हैं टोटल एलिमेंट्स, 97 सॉलिड एलिमेंट्स हैं पूरे टेबल के अंदर, 180 के अंदर 97 सॉलिड्स, 11 गैसेस हैं, लिक्विड भी इसी तरीके से जो मैंने बताया, 5-6 लिक्विड सभी। तो ये ध्यान रखना है, गैलियम जो है लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और गैलियम ऐसा मेटल है जो एक्सपैंड करता है सॉलिडिफिकेशन पे। जितने भी मेटल हैं सब क्या करेंगे, जब सॉलिडिफाई होंगे तो उनका साइज कम होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए, डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन गैलियम ऐसा है जो एक्सपैंड करता है सॉलिडिफिकेशन पे, इट एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन ये, गैलियम मेटल एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे बता रहा था एक्चुअली में, ये F2Cl2 गैसेज हैं, Br2 लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन क्या है, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सेम रीजन किसमें आएगा, वैन डर फोर्सेस में। डाउन द रूम नीचे जा रहे हैं, जैसे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, फ्लोरीन में दूर दूर, क्लोरीन आया थोड़े बड़े बढ़ गया साइज तो थोड़े पास आ जाएंगे, बड़ा भी साइज होगा पास हो गए, ब्रोमीन आया तो और पास हो जाएंगे, और आयोडीन आया तो फिर ये अटैच ही हो जाएंगे। तो किसमें, ये आयोडीन के क्या आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा, आयोडीन सॉलिड हो जाएगा, है ना, वोलेटाइल सॉलिड होता है आयोडीन। और ये क्या है, दूर है फोर्सेस तो गैस, ये थोड़े पास है तब भी है लेकिन गैस, ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये क्या है, आयोडीन सॉलिड रूम टेम्परेचर। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका भी, कि डाउन द ग्रुप
size is increasing, so surface area of halogens increases, van der Waals forces increases, boiling point, melting point increase, and physical state also changes, ये चेंज कर जाएगी। तो इसलिए नीचे आने पर फोर्सेस स्ट्रांग हो गए, इसलिए आयोडीन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। आयोडीन क्या, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, डायरेक्टली सलाइन करता है, याद रखना। जैसे कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ये रटे होने चाहिए सारे, कैम्फर, नेफ्थलीन और क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड, आयोडीन, दे डायरेक्टली सबलाइम, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। आयोडीन सबलाइम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होंगे। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, वैन डर वाल्स फोर्सेस का, ये रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे। ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वैन डर फोर्सेस बढ़ेंगे। ऐसे इसके अंदर भी है कि नीचे जाने पर इनके फोर्सेस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे। इसलिए जैसे टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जैसे ये तो रेडॉन तो हटा दें, सबसे जल्दी अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कौन कन्वर्ट होगा, जेनॉन, क्योंकि जेनॉन के फोर्सेस क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हीलियम है तो एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, फोर्सेस बहुत वीक है, ये लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट, हल्का सा प्रेशराइज किया, दोनों मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो जेनॉन जो है लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट होगा, हीलियम नहीं हो पाएगा, हीलियम में टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, तब उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक वैन डर वाल्स फोर्सेस की एप्लीकेशन भी बता दी है। समझ आ गया वैन डर फोर्सेस क्या है। तो दीज आर वैन डर फोर्सेस। नेक्स्ट नोट करेंगे। और इसी वजह से नियॉन एटम का क्या था, नियॉन का कौन से फोर्सेस होंगे, नियॉन जो है या और नोबल गैसेज हैं तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, नियॉन में तो बॉन्ड बनता ही नहीं, दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। तो एक नियॉन एटम यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, तो इनका कौन सा रेडियाई होगा, इनके रेडियाई होंगे वैन डर वाल्स रेडियाई, एंड वैन डर वाल्स रेडियाई इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियाई। इसलिए नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। क्या आंसर आएगा, व्हाई नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, बिकॉज ऑफ देयर नो कंपाउंड फॉर्मेशन, ओनली देयर वैन डर वाल्स रेडियाई आर नोन। नो कंपाउंड फॉर्मेशन, only van der Waals radii is known, and van der Waals radii is larger than covalent radii। van der Waals radii क्या होता है, larger than covalent radii। इसीलिए नॉबल गैसेस का लार्जेस्ट रेडियाई होगा इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट आ गया मेटेलिक रेडियाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है इसको। मेटेलिक रेडियाई, तो इसमें भी मेटेलिक रेडियाई में क्या है, जैसे डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन मेटेलिक लैटिस। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, डेफिनेशन वही है सेम, वन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent metal atoms in a metallic crystal कह लो या metallic lattice, in a metallic lattice या metallic crystal। तो अब मैं इसको समझा रहा हूँ, वन ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन ए मेटेलिक लैटिस, दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियाई। इसको समझेंगे ढंग से। देखिए इसमें क्या है, जैसे बहुत ध्यान समझना, इसको इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बना, इसे बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल। मैं बता रहा हूँ मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। ये कर्नल, KERNEL कर्नल है। अब ये Na+ जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। ये एक सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऐसे बहुत सारे मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स होंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इस तरीके से। नाउ देयर विल बी मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स व्हिच विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड लाइक दिस कर्नल्स विल बी फॉर्म्ड। अब जैसे दो कर्नल एडजेसेंट है, हो सकता है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके आसपास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो 3D में, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये ऊपर भी लेयर्स होंगी सारी, ऐसे ऊपर भी ऐसे कर्नल्स हो सकते हैं। तो अब दोनों कुछ
इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं जो दोनों के बीच में क्या हो, कॉमन हो, मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दो कर्नल्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, मेटेलिक बॉन्ड। दो कर्नल्स ऐसे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे Na+ बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, कर्नल्स बनेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो दो कर्नल्स के बीच में कॉमन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, फोर्स बन गया कि नहीं, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक फोर्स आ गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड, और इसका जो हाफ होगा उसे बोलेंगे मेटेलिक रेडियाई, इसे क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियाई। तो कुछ मैं इसको दिखा सकता हूं ऐसे, कर्नल का मीनिंग यहाँ क्लियर होना चाहिए। और ये बॉन्ड तब स्ट्रॉन्ग होगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, जब क्या ज्यादा हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा हो, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ये बन गया, ये एक एटम आ गया सोडियम का, ये हो सकता है कि टच कर जाए, ये ऐसा भी हो सकता है ये टच नहीं कर रहा है, इसमें इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दो सोडियम एटम है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे, ये बन गया यहाँ पे मेटेलिक रेडियाई। हो सकता है ये दोनों टच कर जाएं, कोई भी, ये जैसे अगर मैं टंगस्टन की बात करूं, एक एटम ये रहा, टंगस्टन का मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, ये टच करके, अब इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, इसका आधा जो है, दिस इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियाई, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम्स, between two adjacent metal atoms in a metallic crystal और metallic lattice, this is called as metallic radii। और ये बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ये बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हों, क्लियर, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा इसका, सोडियम तो सॉफ्ट है, सोडियम सॉफ्ट, सोडियम इज सॉफ्ट, लेकिन आयरन जो है वो हार्ड है। एक सबसे इजी एग्जांपल लिया ताकि याद रहे। सोडियम सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि सोडियम क्या है, नियॉन 3, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आयरन, आयरन क्या, आर्गन 4s2 3d6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से तो मेटेलिक बॉन्ड्स क्या बनेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आयरन हार्ड होता है बिकॉज ऑफ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपने, और ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या बनेगा, बहुत वीक बनेगा, वीक मेटेलिक बॉन्ड, सही ना। बोलते भी हम सोडियम पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद ए नाइफ। सोडियम पोटेशियम में किसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम का, क्योंकि पोटेशियम का साइज बढ़ गया, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और लूजली हेल्ड होंगे, जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा और वीक होगा, इसलिए पोटेशियम का बॉन्ड और वीक होगा। सुना हुआ ना क्वेश्चन, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद ए नाइफ। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड्स हैं, क्या है इनके अंदर, वीक मेटेलिक बॉन्ड्स। और आयरन में स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होता है, टंगस्टन के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब्स। उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मेटेलिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, और उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसके वैन डर फोर्सेस। और वैसे अगर हम देखें, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयनिक बॉन्ड, फिर मेटेलिक बॉन्ड, फिर आयनिक बॉन्ड वीक होता है, ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होता है, कॉमन होता है, सही ना। इसलिए ये मत सोचना कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसका हम क्यों बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो होते हैं। अगर बस मेरे नहीं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर जितने भी बॉन्ड्स हैं, अगर मैं डायमंड ले लूँ, इसमें जितने भी बॉन्ड बनेंगे दे ऑल विल बी कोवेलेंट, इस तरीके से ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसलिए इसका ये बॉन्ड तोड़ने हैं अगर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि एक CCl4 बन गया, एक CCl4 दूसरा CCl4, इनमें जो फोर्सेज हैं वो वीक होते हैं। ये धीरे धीरे करके आगे जाके समझ आएगा, अभी ये इस लेवल पे समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है देन आयनिक बॉन्ड, क्लियर। अगर पूरा का पूरा कोवेलेंट क्रिस्टल है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड जरूर है, लेकिन इसका दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स क्या है, बहुत वीक है। ये तो क्या है, इसका किसी दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ही नहीं है, ये तो पूरा कोवेलेंट क्रिस्टल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, समझ कि नहीं। तो समझ आएंगी धीरे धीरे चीज़ें, इतना तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट यहाँ पे तुम्हें फॉर्मुलेज जो डेफिनेशंस है वो पता होनी चाहिए, जरूर डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए, डेफिनेशन नहीं पता होगी तो दिक्कत रहेगी। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया
टाइप्स ऑफ रेडियाई, और यहाँ पे ये पता लग जाएगा नोबल गैसेस हैव लार्जेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, ये पता होना चाहिए यहाँ पे। अब एटॉमिक रेडियाई का मैंने वेरिएशन ले लिया, एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन हो चुका है पूरा। बोरोन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट था, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से, जबकि ग्रुप में साइज बढ़ता है गैलियम का, क्योंकि गैलियम में एंट्री किसकी हुई थी, डी ऑर्बिटल्स की, विच हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो एटॉमिक रेडियाई का नेक्स्ट अब है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई मतलब जैसे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, आयंस रेडियाई नीचे आने पर क्या करेगा आयनिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई नीचे आने पर क्या हो रहा था, ओ सॉरी एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा था नीचे आने पर इंक्रीज, तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगा, शेल तो बढ़ ही रहे ना, 288 शेल तो बढ़ ही रहे हैं, तो आयनिक रेडियाई विल आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्लियर, आयनिक रेडियाई विल आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियाई भी नीचे आने पर इंक्रीज ही करेगा, ऐसा नहीं कि ये डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज करेगा। डेफिनेशन वही होगी सेम, उसमें क्या था, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस शेल, फ्रॉम द शेल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी बस इफेक्टिव वर्ड यूज कर लेना, इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस बोल देना। तो नीचे आने पर आयनिक रेडियाई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक टर्म होती है हाइड्रेटेड रेडियाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंट्रेंस में बहुत पूछी जाती है, हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई की मतलब कि जैसे 1 मोल आयन है, इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, पानी इसको चारों तरफ से जितना छोटा आयन होगा उतना ज़्यादा पानी में डिजॉल्व होगा, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे, पूरा H2 की लेयर, एक दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऊपर भी लेयर्स बनेंगी ऐसे। तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा आयन हाइड्रेटेड रेडियाई उतना बड़ा, जितना छोटा आयन होगा हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगा, उतना बड़ा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये हर कोई रेडियाई पूछता है ना, तो हाइड्रेटेड रेडियाई पूछते हैं, तो सबके दिमाग में रहता है नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो हाइड्रेटेड रेडियाई Cs प्लस का ज़्यादा होगा, लेकिन है किसका ज़्यादा, Li प्लस का। हाइड्रेटेड रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो Li प्लस का हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे बड़ा, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का, फिर Rb प्लस का, फिर Cs प्लस का, ये भूलना नहीं है, जितना छोटा आयन, स्मॉलर द आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेटेड रेडियाई, स्मॉलर द आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेटेड रेडियाई, इसमें गलती नहीं करनी है, क्लियर, स्मॉलर द आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेटेड रेडियाई। तो ये हो गया इसके अंदर। अब कैटायन एनायन का के बारे में कर लेंगे थोड़ा सा, कैटायन एनायन, कैटायन और जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, कैटायन कैसे बनता है, जब कोई भी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, कैटायन। तो यहाँ पे आया कैटायन इज ऑलवेज, सबने पढ़ा हुआ ये भी, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम, इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। जैसे कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, Na प्लस जो है Na से छोटा होगा, Na प्लस Na से छोटा होगा, K प्लस जो है K से छोटा होगा, Ca2 प्लस जो है Ca से छोटा होगा, कैटायन हमेशा छोटा होगा। अब क्या रीज़न है इसका, मैं बेसिक पहले मीनिंग समझा देता हूँ, फिर इसे लिख के क्या ना वो जरूर देखना। Na प्लस Na है अगर, तो ये क्या है 281, इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 प्रोटॉन ये रहे इसके अंदर, न्यूक्लियस के 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, और 11 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ऐसे ही होगा कि नहीं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, सही ना। अब लेकिन Na प्लस जब आएगा तो क्या होगा, Na प्लस के आते ही, Na प्लस में क्या है, Na प्लस प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है ना, Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। अब 11 प्रोटॉन 10 को आसानी से खींचेंगे, ये 10 हो गए ना, तो 11 प्रोटॉन अब 10 को आसानी से खींच लेंगे कि नहीं, जब आसानी से खींच लेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ गया कि नहीं, है एक तरह से 1.1 के आसपास आ गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है 1, 11/11 आएगा ना, इसमें क्या आएगा 11/10, तो ये बढ़ गया कि नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस के ऊपर पावर, न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो
11 10 को आसानी से खींच लेंगे, इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। पेपर में ये सब लिख के नहीं आना, पेपर में सिंपल लिख के आना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ Na+ इज मोर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ Na+ इज मोर। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा इसका, छोटा हो जाएगा। समझ आती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। ये देखना, इन केस ऑफ कैटायन, इन कैटायन जेड इफेक्टिव, पूरा क्या ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो force of attraction, force of attraction, force of attraction between nucleus and valence electrons, and valence electrons increases, force of attraction बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया ना, न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। इसीलिए ध्यान रखना कि कैटायन का साइज क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा, किससे, अपने एटम से। कैटायन का साइज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटम, ये ध्यान रखना चीज का, भूलना नहीं है, सही ना। नेक्स्ट अगर आता है एनायन, एनायन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, एनायन इज ऑलवेज, एनायन क्या होगा, एनायन की बात करेंगे तो एनायन इज ऑलवेज, एनायन कैसे बनेगा, अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी मेटल एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl+ इलेक्ट्रॉन गिव Cl-, Cl+ इलेक्ट्रॉन M+ इलेक्ट्रॉन गिव्स M-, जैसे Cl+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-, O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2-। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। अब इतना इसमें उल्टा आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज था, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। एनायन हमेशा बड़ा होगा, जैसे अगर एग्जांपल लेता हूं, से Cl+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-, F+ इलेक्ट्रॉन गिव्स F-, तो F- का साइज क्या होगा, बड़ा होगा F से, Cl- का साइज क्या होगा, बड़ा होगा Cl से। समझे कि अब ये क्यों होगा, सेम वही कंसेप्ट है इसमें। जैसे अगर मैं F और F- का एग्जांपल ले रहा हूँ, F क्या है 2 7, है ना, इसमें 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। F- में प्रोटॉन तो 9 नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, और उसमें 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन निकालते हैं F के लिए, तो क्या आएगा 1, और F के लिए, F- के लिए क्या आ जाएगा, प्रोटॉन तो 9 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने 10, तो 0.9 आया एक तरह से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये वैल्यू मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन जो रिलेटिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा इन केस ऑफ एनायन। सॉल्यूशन है इसका, ये पेपर में जो लिख के आना है, इन केस ऑफ एनायन जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नेगेटिव आया ना, डिक्रीज, ऐसे भी याद रख सकते हैं, नेगेटिव आने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, साइज बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो यही लिख के आना है, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज डिक्रीज कर जाएगा। एनायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखेंगे, तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं एक बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, ये एक बार मैं करवा चुका हूं पहले भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज नाम से पता लग रहा है, स्पीसीज सेम इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, species having same electrons but different nuclear charge, nuclear charge,
ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, दे आर कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं इनको। और इसमें एग्जांपल जैसे मैंने बोला नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, तो नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+ 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 10 इसमें भी है, Mg2+ 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, Al3+ 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, और क्या आएगा F- 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, O2- 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, N3- 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। तो ऑल दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना ऑल दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इस 3 गेन कर लिए, 8 थे 2 गेन कर लिए, 9 थे 1 गेन कर लिया, नियॉन में तो होते ही 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 थे 1 लूज कर दिया 10 हो गए, 12 थे 2 लूज कर दिए, 13 थे 3 लूज कर दिए, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, ऑल दी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, गिव 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ नियॉन, तो कोई भी दे सकता है इसमें से। तो इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। अब इसमें साइज में अगर अरेंज करना है साइज में, तो मैंने बताया सब में जब सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान सुनना लाइन, जब सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। N3- सबसे बड़ा, O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, इस तरह से साइज का ये ऑर्डर होगा। N3- का साइज सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 0.7 सबसे कम है, जेड इफेक्टिव इसका सबसे कम है, इसलिए इसमें क्या है 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 0.8, तो ये थोड़ा बढ़ गया, बड़ा तो ये भी बहुत होगा, ये भी इस तरह से, बात समझ रही कि नहीं है, तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना चीज का, जैसे Li का साइज है 151 पिकोमीटर था, मैंने बताया था ना। अब मैं Li+ की बात करूँ ना, तो साइज इसका आ जाता है लगभग आधा, इसका 72 पिकोमीटर का, 76 पिकोमीटर हो जाता है साइज इसका, तो आधा हो जाता है ऐसे करने से, समझ आ रही बात कि नहीं है। जैसे ऐसे ही Mg के केस में भी साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इतना डिफरेंस आ जाता है आयन के साइज में। तो ये पता होना चाहिए, जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, क्यों, क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, जेड इफेक्टिव कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो साइज बड़ा, तो ये पता होना चाहिए। ये एक एग्जांपल ले लिया। ऐसे ही हम कर सकते हैं आर्गन के साथ, आर्गन के साथ, आर्गन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आर्गन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होंगे, तो इसमें Cl-, S2-, सही ना, और प्लस में करना है तो आर्गन 18 है तो एक K+, Ca2+, समझ रहे कि नहीं, P3-, तो साइज में करना है तो साइज में ये हो जाएगा, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, सब में क्या है 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा साइज का वेरिएशन। तो ये भी सब क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एज दे आर ऑल हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सही ना। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे साइज का वेरिएशन बता दिया। फिर नेक्स्ट जैसे इसमें से बोला कि इसमें से कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, C2-2-, O2-2+, N2, N2-2-, इसमें बोला कि कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो निकाल के देख सकते हैं। एक CO भी ले लेते हैं सपोज CO, तो देखेंगे C2 कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 6 12, और 2 ऐड किए तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें O2 8 8 16, 16 में से 2 गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। N2 में 7 7 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। N2 यानी 14, 14 + 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 ऐड करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको छोड़ करके ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 14, सो ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सही है। तो इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकाल सकते हैं। जैसे एक ClO नेगेटिव है, ClO नेगेटिव, इसका बोला न्यूट्रल कंपाउंड बताएंगे जो कि इसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, न्यूट्रल कंपाउंड जो इसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो ClO- है, ClO-, Cl में 17 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 और एक ऐड होगा, 17 और 8 25 और एक 26, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 26 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो उसका क्या लिख देंगे, जैसे ClF न्यूट्रल आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है, ClF 17 और 9 26, ClF होता है इंटरनल कंपाउंड। OF2 ऑक्सीजन में 8, 9 18 और 8 26, ये भी दोनों इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सही ना। एक खुद सोचना कि क्या होगा, एक और है वो बहुत सिंपल है, उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक खुद सोचना है, ClO- का आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, वो 2 मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, LiCl एंड MgCl2,
LiCl, MgCl2, AlCl3, they are humidity controller, they act as humidity controllers. ह्यूमिडिटी कंट्रोलर्स क्यों है ये? क्यों? क्योंकि इसके अंदर Li प्लस है, इसमें Mg2 प्लस है, इसमें Al3 प्लस है। तो ये बहुत छोटे आयंस हैं, पानी को बहुत जल्दी, छोटे आयंस है तो क्या करेंगे, पानी को अपनी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे कि नहीं है, इसलिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे। अभी बताया ना, स्मॉलर द साइज हायर द हाइड्रेटेड रेडियाई, स्मॉलर द साइज हायर द हाइड्रेटेड रेडियाई, ग्रेटर लिख देना, ग्रेटर द हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडिया मीन्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसी अगर छोटे से वेसल में रख देंगे तो वहाँ पे जितना भी ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सही ना। कई बार इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के, ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करने के भी काम आते हैं ये वाले सॉल्ट्स। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द हाइड्रेटेड रेडिया, यानी पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और मोबिलिटी, मूवमेंट क्या हो जाएगी, लेसर द मोबिलिटी, ये याद रखना। और मोबिलिटी कम हो जाएगी, लेसर द मोबिलिटी, लेसर द मोबिलिटी, मूवमेंट, लेसर द मोबिलिटी, ये आता है। लिथियम आयन इज द लोवेस्ट मोबिलिटी, वाई? तो सिंपल आंसर लिखेंगे, लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज एंड इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, देयरफॉर इट हैज द लोवेस्ट मोबिलिटी। लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, जितना छोटा आयन पानी में उतना ज़्यादा घुलेगा, और मोबिलिटी, मूवमेंट भारी हो जाएगा, मूवमेंट क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और ये एक एक्सेप्शनल केस है, Li प्लस Al3 प्लस, साइज बड़ा होना चाहिए किसका, Al3 प्लस का। ये 2,8 है, ये 2,0, तो एक ही शेल है तब भी इसका साइज बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो अट्रैक्शन होगी, ये कुछ ऐसे रहेगा। ये याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जेड इफेक्टिव निकालोगे स्लेटर रूल से, शायद उससे आंसर मिल जाएगा इसका। और ये क्या है, 2,8, 13 प्रोटॉन थे, 10 को खींच रहे हैं, 10 को तो बहुत पावरफुली खींचेंगे कि इसमें एक शेल था वो ऐसे था, इसमें 2 शेल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए Al3 प्लस का साइज छोटा होगा, Li प्लस का बड़ा होगा। हाइड्रेटेड रेडिया इसका बड़ा होगा Al3 प्लस का, क्योंकि साइज छोटा है इसका, जितना छोटा है ना उतना हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, हाइड्रेटेड रेडिया इज ऑलमोस्ट ओवर, नेक्स्ट टाइम आयन एनर्जी से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ओके, थैंक्स।